सारे मैसेजेस हो जाते हैं, वो चैट्स ऊपर चली जाती है, राइट। सो जितने बच्चों ने मुझे डीपीपी भेजे, बहुत ही कम बच्चों ने मुझे डाउट भेजा, शायद या तो हो गए होंगे 6 क्वेश्चन। मैंने ज्यादा डिफिकल्ट दिए ही नहीं थे, सही बताऊं तो। पहले मैं सिंपल रखूंगी, और जो डीपीपी 2 है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, राइट। एक 5th क्वेश्चन है जो मेरे पास, काफी बच्चों ने बोला था कि मैम 5th क्वेश्चन समझा देना, तो मैं 5th क्वेश्चन यहाँ पे समझा दे रही हूँ। अगर उसके अलावा भी आप लोगों का कोई नहीं हुआ तो आप वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि मेरे पास ज्यादातर 5th क्वेश्चन का ही डाउट आया था, मैंने सोचा अब काफी बच्चों का डाउट है तो मैं ये क्लास में ही ले लूंगी। मेरे से शायद साहिल, सुमेर, इन सबने पूछा था, ठीक है। सेकंड डीपीपी का कल डिस्कस करूंगी आदित्य, ठीक है। देखो यही वाला था ना अपना 5th वाला। देखो इसमें जो ऑप्शन, वैसे तो इसका सी आंसर था, लेकिन ना ऑप्शन में थोड़ी सी गलती थी इसकी में, शायद हो सकता है तुम लोगों का हो गया, आंसर नहीं मैच किया हो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन में ही गड़बड़ थी। 8.67 इंटू 10⁻20 मैग्नीशियम एटम्स होंगे। किसी को पता लगा था क्या? मेरे पास एक बच्चे का तो आया था कि मैम ये आंसर ही आ रहा था, पता नहीं किसका आया था, देखो याद नहीं अब नाम, ठीक है। तो यहाँ पे 23 की जगह 20 कर लेना, ठीक है। मैं बता देती हूँ कैसे आएगा। देखो आपको बोला है एनालिसिस ऑफ क्लोरोफिल शोज दैट इट कंटेन्स, जो आपका क्लोरोफिल है उसमें बोला है 2.88% मैग्नीशियम है। तो 2.88% का मतलब क्या हुआ कि 2.88 ग्राम मैग्नीशियम किसमें प्रेजेंट है, बोलो 100 ग्राम क्लोरोफिल में। ऐसा तो मैंने बताया भी था, सिखाया भी था, याद करो, ठीक है। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डज 1.20 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन, मतलब 1.20 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल में कितने मैग्नीशियम एटम्स होंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि 100 ग्राम, या ऐसे कर लो 2.88 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम क्लोरोफिल में, राइट। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम किसमें होगा, निकाल सकते हो ये तुम लोग, बोलो। निकाल सकते हो। तो ये सोल्व करने के बाद कितना आएगा मेरा बेटा, किसने किया था क्या सोल्व? मैं कर लेती मैम 2.88 डिनोमिनेटर में आएगा। अच्छा, और एक सॉरी, 100/2.88 इंटू 24। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया था बताना एक बार। 2.88 गलत हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक। देखना कुछ गड़बड़ हो रही है क्या बेटा। 100 Analysis of chlorophyll shows that it contains 2.88% gram, 2.88% magnesium. How many atoms of magnesium does 1.20 gram of chlorophyll contain? तो 2.88 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो प्रेजेंट है 100 ग्राम क्लोरोफिल। ऐसे ही किया था ना अप्रोच। एक सेकंड, मुझे चैट्स नहीं दिख रही हैं बच्चों आप लोगों की, एक मिनट रुको। ठीक है, ऑलराइट। बच्चे क्लोरोफिल का मोलिकुलर मास नहीं लगेगा, कुछ गड़बड़ हो रही है लगता है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है।
एक सेकेंड, 1 मिनट बेटा मेरे को दो। हाँ 0.0346 आएगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या गड़बड़ कर रही हूँ और हो भी नहीं रहा है सवाल। हाँ एक बार साहिल बताओगे तुम कैसे किया था इसको? मैम मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मतलब ये हो नहीं रहा इसने था। सुमित ने भेजा था, राइट, सुमित ने भेजा था। आ, एक सेकेंड रुको, लेट मी जस्ट चेक। 100 ग्राम क्लोरोफिल में 2.88 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो 1.20 ग्राम में कितना होगा, राइट, है ना? तो यहाँ पे देख लो कितने ग्राम होगा मैग्नीशियम प्रेजेंट, कितना आ गया ये, एक मिनट लेट मी जस्ट कैलकुलेशन। ये आ गया 0.3456। ठीक है, इतने ग्राम क्या आ गया मेरा मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पकड़ना था कि 2.88% मैग्नीशियम का मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 2.88 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है 100 ग्राम क्लोरोफिल में, ठीक है। अब मुझे निकालने कितने एटम्स प्रेजेंट हो गए मैग्नीशियम के 1.20 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। तो मैंने क्या किया, 100 ग्राम क्लोरोफिल में मेरा इतना ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है, तो 1.20 ग्राम में कितना होगा, तो ये मैंने इतना निकाल दिया मैग्नीशियम, किसमें, 1.20 ग्राम, ठीक है। अब मुझे ये पता है बेटा 24 ग्राम अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, देखो, राइट। और मुझे किस में निकालने, इसमें निकालने हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना, इसमें कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 बाय 24 इंटू 0.3456, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है मेरा आ रहा है यहाँ पे 0.0864 इंटू 10⁻23। देख लो सारे बच्चे, यही आ रहा है, देखो आ रहा है क्या? मैम ठीक है, तो यानी कि परसेंटेज को मास से मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। 24 ग्राम में पता लगा लिया ना हमने कितना है, तो यानी कि अब यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ था, 8.6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, राइट, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, हमारा आएगा 0.086 इंटू 10⁻23 आएगा। तो इसलिए आप लोगों का जो है वो आंसर नहीं आ रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? देखो इधर, ठीक है, माइक्रोग्राम नहीं है मेरा बेटा। हाँ बोलो सुमित, बोलो क्या हुआ? मैम अगर इसको मैम सॉल्व करेंगे तो 8.67 इंटू 10⁻21 आएगा, आपने जो पॉइंट में लिखा है। हाँ मैम मेरा 10⁻20 आ रहा है। 21 आ रहा है, राइट। तो देखो तुमने कोई कैलकुलेशन में गलती की थी क्या, क्योंकि इतना ही आ रहा है, देखो। हाँ बोलो बेटा। मैम जो वहाँ पे यूनिटरी मेथड वाली जो मल्टीप्लाई है मैम, वहाँ पे 0.03456 है। ये 0.3456 लिखा है मैंने, तो 0.0 एक सेकेंड, मल्टीप्लाई, एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक। 2.88 मल्टीप्लाई 1.20 डिवाइड बाय 100, राइट, यहाँ पे 1.20 आएगा, ठीक है। और ये आएगा 0.034 आएगा, तो यहाँ पे 0.034 आएगा, फिर यहाँ पे 0.034 आएगा, देन अब आ जाएगा जिसमें पावर 20 आ जाएगी। बाय 24। फाइनली आ गया भाई, मेरे से भी नहीं बन रहा था ये सवाल, पता नहीं क्या गड़बड़ कर रही थी मैं, खैर इट्स ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8.67 इंटू 10⁻20 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो इसमें ये सी ऑप्शन में गड़बड़बाजी कर रखी थी, ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, ठीक है, बस ठीक है, थोड़ा सा ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो है ये आप देख लीजिएगा, राइट, ऑल राइट। इसके अलावा बताओ कोई और है? एक बार मैं फिर बता देती हूँ, देखो आपको ये बोला हुआ था कि एनालिसिस ऑफ क्लोरोफिल शोज दैट इट कंटेन्स 2.88% मैग्नीशियम, हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम डज 1.20 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन, ठीक है। देख, इसका मतलब आप लोगों को समझना है, याद है मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज वेट बाय वेट भी सिखाया था। तो 2.88% का मतलब क्या होगा, 2.88 ग्राम मैग्नीशियम प्रेजेंट है 100 ग्राम क्लोरोफिल में, तो मतलब 100 ग्राम क्लोरोफिल में मेरा इतना मैग्नीशियम प्रेजेंट है। 1.20 में कितना होगा, 1.20 लेना, मैंने 1.2 ले लिया था, राइट। तो जब आप इसको सोल्व करके निकालोगे तो 0.03456 आएगा मैग्नीशियम। और मुझे ये पता है मेरा 24 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो 0.03456 में कितने होंगे, इतने निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ थी, आप ऑप्शन को जो है ठीक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत थी, द नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस इन 2 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इज इतना द वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड को जब आप डिसोसिएट करोगे तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम 2+ 2Cl नेगेटिव, राइट। पेपर में किसमें मार्क करना है, अरे नहीं, वो जहां से मैंने क्वेश्चन लिया उसमें प्रिंटिंग एरर होगा बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास कितना निकाला तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है, तुम लोगों का ये कितना है, क्लोरीन 2 मोल है, यानी कि 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बोलो हाँ है ना। यस मैम। तो 222 ग्राम में कितना हो जाएगा, निकाल लो इसको। हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऑलरेडी दिया ही हुआ है मेरा बेटा, तो ये आ जाएगा 24 के आसपास आ जाएगा, राइट, ठीक है। बाकी हो गए थे ना, बोलो, ये वाला हो गया था, क्वेश्चन नंबर Yes, कौन सा ma'am. था, ये तीसरा था, ठीक है, ये आपका जेई का PYQ था, ठीक है। तो देखो इसमें ना मैं आपको एक बता देती हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो हो गया होगा, मतलब समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनना। देखो आपको ना सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स आने चाहिए, मैंने आपको तब भी बताया था जब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कराया था, ठीक है। अगर मान लो मोल के बाद, मान लो लेट से वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर वो मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, पहले दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकालो, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। अगर मान लो वो पूछ रहा है कि एटम्स कितने हैं, या मान लो वो पूछे कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे एटोमिसिटी से, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों की अप्रोच होनी चाहिए। मान लो जहां पे मॉलिक्यूल्स पूछ रखा है, जहां पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रखा है, तो ये चलना, मोल से मॉलिक्यूल्स जाने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल से एटम पर जाने के लिए एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करो। अब एटोमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, जैसे H2SO4 में कितने एटम्स है, 4, 5, 7, O3 में कितने हैं, 3 ऑक्सीजन एटम है। इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हो, राइट। जैसे इसमें भी आपको यही पूछा था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना था, इस तरीके से करना था, ठीक है। हो जाएंगे ये, बी आ रहा है ना, हाँ देख लेना, बी आ रहा है, ठीक है। आंसर की मैंने डाल दी थी इस पे, ठीक है। जैसे ये वाले देखो, ऐसे वाले क्वेश्चन, तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो इसीलिए जो जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज उसको करते जाओ।
अब जो नेक्स्ट डीपीपी में है मेरा बेटा, वो थोड़े से मतलब लाइक थोड़े से लेवल में बोलूंगी, उसमें कुछ मैंने जेई के भी क्वेश्चंस डाले हैं, तो उसको भी क्या करना, करने का ट्राई करना। हाँ देखो, आंसर जिसका जो आ रहा है मैं मैच कर लेना, ठीक है। आपने जो मेरे से पूछा वो मैंने बता दिया। तो मेन आपको 5th में और 3rd में डाउट था, इसके अलावा भी कुछ और होगा तो क्लास के बाद मुझे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो अभी मैं चलती हूँ अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर पे, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक मिनट स्क्रीन शेयर कर लूं। राइट, एक से ऑल राइट। स्क्रीन विजिबल है सबको, देखो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो अब सॉल्यूशन चैप्टर देखो मैंने करा दिया है, उसको करते जाओ। मोस्टली बच्चों ने मुझे डीपीपी शेयर कर दिया है, जो कर रहे हैं धीरे धीरे वो मेरे को सॉल्व करके भेजते जाओ, राइट। अब आपके पास एक्स्ट्रा काम भी आपको मिल रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, तभी देखो मैं ना थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही दे रही हूँ ताकि वो डुएबल हो आप लोगों के लिए, और 20 मिनट से ऊपर आपका टाइम उसमें ना खर्च हो, राइट। अब वो भी करना है। जैसे आज मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराऊंगी, आज का जो टॉपिक है ना वो मतलब लाइक क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो जितना मैं आज कराऊंगी उससे बहुत ज्यादा जेई में क्वेश्चंस नहीं आए हुए। कभी आया होगा किसी साल में 1 या 2 क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपको होमवर्क मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं मिलने वाला है कि आपको मैं बोल रही हूँ बेटा 40-40 मिनट स्पेंड कर दो, राइट। जो आज मैं आपको होमवर्क दूंगी उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए बोलूंगी, उसमें आपको शायद 7 से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको इतना इसीलिए ही दूंगी ताकि, और इतना ही करवाऊंगी ताकि आप थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पे भी फोकस कर पाओ, ठीक है मेरा बेटा। तो अब मैं स्टार्ट करूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, ठीक है। गौरव आ गया क्लास में? हाँ मैम आ चुका हूँ। बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं इस चैप्टर की, तो यहाँ पे ना टॉपिक वाइज वेटेज लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेटेज लिखी हुई है 2019 से लेकर 2023 की लिखी हुई है। 2024 और 2025 में भी ऑलमोस्ट यही डेटा था, मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगी। बेसिकली इसके वेटेज के थ्रू मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं कौन से टॉपिक से ज्यादा बने हुए हैं। जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है जो मुझे आप लोगों को कवर कराना, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक है। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है मेरा बेटा जहां पे हो सकता है जो मैं डेली क्लास में कराऊं वहां से क्वेश्चन ना बन रहा हो, बट वो वाला कॉन्सेप्ट आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, राइट। तो जैसे अब गैल्वेनिक सेल की मैं बात करूं तो देखो बहुत कम क्वेश्चन आए हुए, ज्यादा नहीं आए हुए, इसलिए मैंने बोला जो आज का टॉपिक कराऊंगी ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं हुए जेई में, उससे जो बने हुए मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। सेल पोटेंशियल, ये देखो कितने क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा सेल पोटेंशियल से बने हुए। अब सेल पोटेंशियल में आपके वो वाले आ जाते हैं, ग्रिग्नार्ड कह रही हूँ, आपका नॉन्स इक्वेशन आ जाती है ना, ई सेल निकालना आ जाता है, वो सब यहाँ पे आ जाता है। इलेक्ट्रोड से भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। फैराडेज लॉ से आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर टॉपिक हो रहा है, जिसमें आप फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हो। कंडक्टेंस एक इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से काफी सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं, देख रहे हो 27 क्वेश्चन देखे जाते हैं, जिसमें आप कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करते हो। अगर आपने स्कूल में पढ़ा तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या टर्म्स यूज कर रही हूँ। एंड बैटरी और कोरोजन एक मैं बोलूंगी लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन आजकल पता नहीं एग्जामिनर को भी
थोड़ा सा प्यार हो गया इन टॉपिक से, बैटरी और कोरोजन से, तो 2025 में कुछ कुछ शिफ्ट्स में बैटरी से सवाल आए थे बेटा। जैसे हाँ, ये क्या है, टॉपिक वाइज है कि गैल्वेनिक सेल का, जैसे अगर 2019 में बात करूं कोई क्वेश्चन नहीं आया था, समझ रहे हो, 2023 में 2 क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। यानी कि हमारे लिए जो इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो क्या रहेगा, एक तो आपका गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल पोटेंशियल एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा जिसपे अपने 3-4 लेक्चर आराम से जाएंगे बेटा। एक अपना रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वाला पार्ट, और एक अपना रहेगा फैराडेज लॉ, राइट। तो ये ऐसे 3 टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा मिलने में वाले हैं। तुम देखोगे मैं होमवर्क में भी थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगी आगे जाके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो जो टॉपिक होते जाएंगे उसमें से आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो हमें वो करने हैं। टारगेट अपना वही है, टारगेट अपना ये है कि 2021 से 2025 के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें पहले करने हैं, समझ रहे हो, जैसे अपन ने सॉल्यूशन में किए थे, राइट। 2021 से 2025 का हमें टारगेट बना के चलना है कि हम इसको तो कवर कर लेंगे ये चैप्टर खत्म होने तक, राइट। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा पार्ट है मेरा बेटा, अगर तुम साथ साथ चीजों को कवर करते रहोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने इकट्ठा कर लिया ना काम, फिर इकट्ठा ही हो जाएगा और फिर तुम्हें दोबारा चैप्टर आके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर ही ऐसे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के, जहाँ पे बहुत न्यूमेरिकल तुम्हें करने की आदत डालनी पड़ेगी। स्कूल में आई नो तुम लोगों के न्यूमेरिकल्स इतने नहीं करवाए जाते थे, 11th में और 12th में भी नहीं करवाए जाते होंगे, लेकिन जेई के लिए हमें न्यूमेरिकल्स तो बेटा करने पड़ेंगे। तो इस चैप्टर की वेटेज देखो, मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया इस वेटेज वाले पार्ट में, क्योंकि अपने आप में ही बहुत ही, मैं बोलूंगी, भारी चैप्टर है, ठीक है। भारी इन द सेंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंसेप्चुअल चैप्टर है। हाँ बेटा बोलो, अभी तो मैंने कुछ कराया ही नहीं, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया है क्या? मैम गलती से हो गया था। अच्छा, तो बेसिकली आज हम कवर क्या करेंगे, पहली बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नीड क्यों पड़ रही है, व्हाई वी नीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाई वी स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सबसे पहले हमें ये सीखना है, राइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें आप गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक अलग पोर्शन है जिसको हम लास्ट में करेंगे, लास्ट में बोले तो जब ये चैप्टर के एंड में हम आ जाएंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से करंट फ्लो करता है, क्या क्या रहता है, वो सब हम वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल में करेंगे। सोल्ट ब्रिज यूज किया जाता है, वो क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सब चीजें मैं आज की क्लास में क्या करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है जी। चलिए रेडी हो, चलिए Yes. थोड़ा एक्टिव होके बैठना, ध्यान से सुनना बोल क्या रही हूँ, राइट, ध्यान से सुनिएगा बोल क्या रही हूँ, ठीक है। चलो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। आप सब फोन यूज कर रहे हो या लैपटॉप से क्लास ले रहे हो, राइट। अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे फोन में बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर भी लगा रखी, मैं अपना फोन तो क्या ही दिखाऊं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली आपके बैटरी, अगर मान लो आपकी बैटरी चार्ज है, राइट, तो बैटरी में क्या होती है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है खुद ब खुद, और वो किस में कन्वर्ट हो रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही होती है। जैसे आप एक बात देखो, आप फोन चला पा रहे हो, आप क्लास ले पा रहे हो, राइट, आप फंक्शनिंग जो है देख पा रहे हो फोन की, है ना, यूज कर पा रहे हो, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे आप क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे आप क्या कर पा रहे हो मेरा बेटा, फोन यूज कर पा रहे हो। अगर यही फोन मान लो मेरा डेड हो गया, तो आप क्या करोगे, चार्जिंग में लगाओगे अपना फोन, हाँ या ना। तो पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हाँ या ना, यस और नो। यस मैम। फिर वो क्या करेगा भाई, फिर वो कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, राइट। और इसमें क्या था, बैटरी में केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, और फिर वो किस में कन्वर्ट होगा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मेरा बेटा ऐसे प्रोसेस जिसमें आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यही हम किस में डिस्कस करते हैं मेरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिसर्च लेवल पे भी लोग कितना ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। आप देखो ना कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है, एनर्जी स्टोर में होता है, सेंसिंग में होता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, तो काफी जगह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन का भी आइडिया होना चाहिए। तुमने 11th में एक रिडॉक्स नाम का चैप्टर आता था तुम लोगों का, याद है? तो उस रिडॉक्स चैप्टर में आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता था, देखो नाम से पता चल रहा है। री मतलब रिडक्शन, रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। मतलब अगर साइमल्टेनियसली आपका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसे वाली रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे भी जो हम रिएक्शंस देखेंगे वो रिडॉक्स रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है जी, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके वो प्रोसेस होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, या इनिशिएट करवाने पे वो आगे खुद ब खुद होते रहते हैं। राइट, गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं बात करूंगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूसली आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो काम होगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके घर की मोटर। ठीक है, जब आप मोटर को चलाओगे तभी वो पानी ऊपर चढ़ता है, अपने आप तो नहीं चढ़ेगा ना वो पानी ऊपर, तो कंटिन्यूसली उसको सप्लाई मिल रहा है तभी वो काम कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करा के उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इंटर कन्वर्जन है जो हम देखेंगे अब रिएक्शंस में, कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री जो वर्ड यहाँ पे है वो यही है। इलेक्ट्रो से मतलब है मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिस्ट्री में यहाँ पे मेरा मतलब है केमिकल एनर्जी से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब यही हमें डिस्कस करना है। ठीक है जी, अच्छा बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, या अगर हम थोड़ा सा उसको इनिशिएट करवा दें तो वो खुद ब खुद होते रहेंगे। मान लो तुम गरम चाय का कप तुमने रखा हुआ है, कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है तुम बर्फ डालोगे उसमें, यस और नो? तो वो खुद ब खुद हो रहा है। पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, झरना, दैट इज योर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। राइट, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है कि वो खुद ब खुद नहीं होता, आपको कंटिन्यूसली सप्लाई देना पड़ेगा उसको, ठीक है, प्रोवाइड करानी पड़ेगी एनर्जी, तब जाके वो आगे प्रोसीड होगा, दैट इज योर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखिए मेरा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ, लिखो स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन of electrical energy into chemical energy। आज देखो थ्योरेटिकली होने वाला, आज आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखेंगे नहीं, और वाइस वर्सा। ठीक है मेरा बेटा, लिख रहे हो साथ साथ, नोट्स बनाने हैं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। नोट्स में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फिर पेपर में। राइट, डिवाइस लिखो, वो डिवाइस जिसके अंदर इन विच इंटर कन्वर्जन फिनोमिना होता है, ये वाला जो अभी ऊपर बताया मैंने। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं। क्या बच्चे सभी लिख रहे हैं? गिव मी थम्स अप अगर लिख रहे हो तो, गिव मी थम्स अप, लिखते जाओ। और ध्यान रखना मेरे जो मैं बनवा रही हूँ नोट्स, उसकी अलग सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए, स्कूल वाली नोटबुक में नहीं लिखना है।
गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या दिखा रहा है? इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइसा वर्सा। ठीक है, तो यानी कि हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखने वाले हैं। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते कितने टाइप के हैं, राइट? जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, वरना आपके ग्रुप में पीडीएफ आएगी, उसमें से देख लेना, ठीक है? चलिए, तो बेटा यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होंगे जो आपको पढ़ने हैं। एक होगा गैल्वेनिक सेल और एक होगा मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में जैसे तुम्हारी जो बैटरीज होती है ना, ठीक है, इसमें जो रिएक्शंस होती हैं स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्या होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोलिसिस आ जाता है। तुमने सुना होगा बेटा पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तब जाके काम बनते हैं इसमें। यस, आयंस बनते हैं, वेरी गुड। ठीक है, वो आयंस प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू सप्लाई द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? लेटर ऑन पढ़ेंगे। लेटर ऑन मतलब जब हम ये पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, उसके बाद जो लास्ट का जो टॉपिक होगा वो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, जो कि फैराडेज लॉ के बाद हमें पढ़ना रहेगा। अभी हम गैल्वेनिक सेल से यहाँ पे डील करने वाले हैं, राइट? चलिए, अब यहाँ पे आप लिखिए बेटा, यहाँ पे ना एक मैंने वो लगा रखी है, एक यहाँ पे वीडियो लगा रखी है यूट्यूब की। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना, ये प्ले हो जाएगा। नहीं, GIF नहीं है, GIF होता तो यहीं पे चालू हो जाता चलने, बिकॉज अगर मैं इसको क्लिक करूंगी डायरेक्ट आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा, राइट? तो आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? तो आप लोगों के नोट्स में भी मैं ये डाल दूंगी, और क्लास के बाद हम इसको देख भी लेंगे, ठीक है? एक बार मैं आपको वर्किंग समझा दूं, देन आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि ये क्या चीजें हो रही है, राइट मेरा बेटा? चलिए, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मैम इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन स्पॉन्टेनियस है ना? यस, यस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हेडिंग डालो एक बार, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। तो इसमें क्या होता है गैल्वेनिक सेल में, जिसका डैनियल सेल आपके सिलेबस में है, जो कि आगे हम डिस्कस भी करेंगे उसकी वर्किंग कैसे होती है। पहले लिख लो डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है मेरा बेटा, जो केमिकल एनर्जी है वो किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो उससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उल्टा काम होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यस, वेरी गुड। राइट, दूसरी चीज क्या है? ये वाला जो प्रोसेस है हमारा, ये कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो कि क्या जनरेट कर रही है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। बोलो, ठीक है? और ये क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सारे बच्चे नोट्स बनाते रहो, और जो बच्चे लेट आ रहे हैं ऐसे मत किया करो। नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो स्पॉन्टेनियस हो रहे खुद ब खुद, ठीक है? अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, जब आपका फोन डेड हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करो, देन वो केमिकल एनर्जी में डालो। अगर मैं केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल में चली जाऊं, फिर मैं पढ़ाई क्यों रही हूँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल अलग से? गेटिंग माई पॉइंट? इज कैरिड आउट? with the help of external electricity, ठीक है?
लिख लिया? यस मैम। चलिए थर्ड यहाँ पे आएगा। अब क्योंकि मेरा बेटा ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो इसमें गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये सुना है ना अपन ने कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड अगर डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारा क्या होगा मेरा बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये वाली इक्वेशन आप पढ़ते थे, देखो मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगी 11th के, बट हाँ ये आप इक्वेशन जो है आप देखते थे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली रिएक्शन, है ना। तो अगर डेल्टा जी आपका लेस देन 0 हुआ करता था तो हम बोलते थे रिएक्शन फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, अच्छा। अब मेरा बेटा इसमें ना, जब मैं आपको गैल्वेनिक्स जलसा आ गई, सुनिधि है, सुनिधि जलसा और एंजल, ठीक है ग्रेट। अब मैं जैसे मेरा बेटा जब तुम्हें गैल्वेनिक सेल की वर्किंग कराऊंगी तो वहां पे आप वर्ड यूज करोगे इलेक्ट्रोड का, है ना, एनोड यूज करोगे, कैथोड यूज करोगे। तो जो आपका एनोड होगा ना मेरा बेटा गैल्वेनिक सेल में, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड हम उसको लेंगे, अभी ये लिख लो ताकि तुम्हें आगे जाके याद रहे। और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिव पोलैरिटी का होगा ये। और जो तुम्हारा कैथोड होगा वो कहाँ पे होगा? राइट हैंड साइड होगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव पोलैरिटी का होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? उल्टा। एनोड में क्या होता है? पॉजिटिव। और कैथोड में क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन एक चीज है जो दोनों में कॉमन होती है, यहाँ पे लिखो, नोट करके लिखो। इन बोथ सेल ऑलवेज एक चीज है जो नहीं बदलेगी, वो क्या है कि एनोड पे हमेशा क्या होगी? ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा मेरा बेटा? साहिल, सुमित? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। ऑलवेज रिडक्शन। ऑलराइट, अब ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन, रिडक्शन वाली डेफिनेशन अपने लोअर क्लासेस वाले नहीं करोगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला नहीं करना है आप लोगों को। ऑक्सीडेशन का मतलब आप यहाँ पे समझेंगे मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। रिडक्शन का मतलब आप समझेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं सही बता रही हूँ, पूरे चैप्टर में इसी का खेल, पूरे चैप्टर में अगर मैं सही बता रही हूँ, अगर आपको रिएक्शन लिखने आ गई ना, तुम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी वहां पे बना डालोगे। तो जो स्टार्टिंग की इनिशियल 2 क्लासेस रहेंगी ना, वो तुम्हारे बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तभी मैं ये पॉइंट्स आपको लिखवा रही हूँ, ताकि भूल के भी ना भूलो, राइट। तो इनको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि फिर मैं आगे चलूं, राइट। ठीक है, अच्छा एक बात याद करो, 9th या 10th में ना एक तुम वो वाला पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, एक एक्टिविटी तुम्हें बताई जाती थी कि अगर तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो कि ब्लू कलर का होता है, राइट, उसमें तुम जिंक का रोड डाल देते हो। अगर आप जिंक की रोड डाल दो तो वो सोल्यूशन जो है वो कलरलेस हो जाता है, राइट। यस मैम। तो तुम्हें Yes, वहां ma'am. पे तब क्या बता दिया जाता था कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट बन जाता है व्हाइट कलर का। लेकिन वो तो बात थी जो तुम 9-10 में पढ़ते हो। यहाँ पे हम डेप्थ में जाएंगे कि भाई साहब ऐसा हो क्या रहा था, क्योंकि अब तुम क्या करने वाले हो? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यहाँ पे आप देखने वाले हो, ठीक है। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये सब आप वहां पे पढ़ते थे। अच्छा, तो बेसिकली मेरा बेटा जो गैल्वेनिक सेल की मैं बात करूंगी, इसमें गैल्वेनिक सेल में आपका जो डैनियल सेल है वो सिलेबस में है। डैनियल सेल की वर्किंग आपके सिलेबस में है। तो डैनियल सेल का जो एग्जांपल है वो जिंक और कॉपर वाला है। इसमें मैं सब बच्चों को एक बार ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप मेरी बात सुन लेना अच्छे से,
फिर मैं आपको लिखवा दूंगी सारी चीजें, समझ रहे हो? ये मैं आपको लिखवा दूंगी। देखो लिखी हुई चीजें तो तुम्हें कहीं मॉड्यूल नोट्स किसी बुक में मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं समझा रही हूँ उसको तुम्हें प्लीज ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर इसकी वर्किंग में तुम फंस गए ना अभी, फिर आगे जाके मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो डैनियल सेल में बेसिकली हम लोग जिंक और कॉपर की रोड लेते हैं। वो आपका डैनियल सेल का एग्जांपल, डैनियल साइंटिस्ट का नाम है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके पेपर में जो है जिंक और कॉपर की बात करेंगे, वो कोई भी इलेक्ट्रोड की जो है बेसिकली बात कर सकता है। यस गौरव। मैम जो गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल दोनों सेम ही है? गैल्वेनिक सेल, हाँ मतलब जो गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल बेसिकली क्या है, उसमें जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो वो जिंक और कॉपर है। ठीक है, और मैम तो जितने भी गैल्वेनिक सेल की जितने भी सेल होंगे ना, जो उनकी वर्किंग होगी, आप बोलोगे गैल्वेनिक सेल की वर्किंग होगी, राइट। अगर मान लो मैं कॉपर और जिंक की जगह कोई और इलेक्ट्रोड ले लूंगी तो आप उसको बोलोगे डैनियल सेल नहीं बोलोगे। बेसिकली डैनियल सेल में आप लोग कॉपर और जिंक लेते हो, अगर इसके अलावा कोई और लोगे तो फिर उसका नाम डैनियल सेल नहीं होगा, आप सिंपल बोल दो गैल्वेनिक सेल। तो डैनियल सेल इज ऑल्सो गैल्वेनिक सेल, राइट। इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पेशल केस है मतलब? ठीक है, हाँ बोलो। हमें पर्टिकुलर केस हो गया उसका, मतलब गैल्वेनिक सेल का। हाँ ये आप समझ सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, बस क्योंकि जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है तो उसको एक अलग से नाम दे दिया गैल्वेनिक, वो डैनियल सेल है, वो गैल्वेनिक सेल। ठीक है, वर्किंग सब में सेम रहेगी, तुम कोई भी इलेक्ट्रोड ले लो। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में जिंक और कॉपर को लेके वर्किंग समझाई गई है, इसीलिए वही मैं समझा रही हूँ। बट यस, एग्जाम्पल के तौर पे आपको वो कोई और इलेक्ट्रोड भी दे सकते। ठीक है जी, चलो अब सारा दिमाग यहाँ लगा दो जो मैं बोल रही हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रखा है, यहाँ पे हम जो बेसिकली रोड ले रहे हैं, जिंक की रोड ले रहे हैं और कॉपर की रोड ले रहे हैं। तो जिंक की जो बेटा इतना मुश्किल नहीं है, इधर देखो ध्यान से, कुछ है ही नहीं, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। जिंक की जो रोड लेंगे हम उसी के ही सॉल्यूशन में डिप करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे मैं जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रही हूँ, जो जिसमें मैंने जिंक की रोड को डिप किया है। तो सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग सोल्ट ऑफ जिंक सल्फेट, यहाँ पे सल्फेट लिख लो। ठीक है, और दूसरे बीकर में मैंने क्या किया मेरा बेटा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या किया है, कॉपर की रोड को क्या किया है, डिप किया है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग सोल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट। गेटिंग माय पॉइंट? अब जो ये सेटअप होता है ना, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, राइट। अभी तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी, अभी हो सकता है दिमाग में चीजें भी घूमने शुरू हो जाए, लेकिन जैसे जैसे मैं तुम्हें वर्किंग समझाती जाऊंगी तुम्हारे दिमाग से जो डाउट्स हैं वो निकलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, अभी मैंने तुम्हें बोला रिडॉक्स रिएक्शन होगी, तो रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी होगा। तो बेसिकली बेटा जो आपने इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे लिए, जैसे जिंक की लिया है, कॉपर की लिया है, तो बेसिकली एक जगह क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एक जगह क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये साइमल्टेनियसली होता है एक साथ। अब यहाँ पे तुम्हारा पहला सवाल ये हो सकता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है? बात सही है, हाँ या ना? तुम्हें कैसे मालूम पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है? तो ये तुम्हें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आपको पता चल पाएगा, जिसके पोटेंशियल को देख के आपको पता चल पाएगा कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होगा और कौन क्या होगा, रिड्यूस होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा। तो उस चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो हमें देख के पता चल जाएगा, वो मैं सिखाऊंगी आपको। राइट, ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो जिंक की रोड लिए है वो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया है, क्योंकि हम ये बोलते हैं गैल्वेनिक सेल में। बाबा समझाने दो मेरे को, थोड़ी देर बाद अपना डाउट पूछना, ठीक है? ओके, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जिंक क्या लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, एंड कॉपर की रोड जो है मैंने राइट हैंड साइड लिया है, राइट। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या बोला था, वहां पे ऑक्सीडेशन होता है ना? देखो, यस ऑक्सीडेशन होता है। और राइट हैंड साइड मैंने क्या बोला था मेरा बेटा, रिडक्शन होता है ना?
ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोड्स है इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसी कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, जहां से बेसिकली करंट आपका पास हो सकता है, और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे दिखा नहीं रखा, तुम दिखा लो, वैसे कोई ज्यादा वो नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई तुमसे पूछेगा नहीं। मेन इसकी वर्किंग आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से करंट का फ्लो होगा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अगर मैं कह रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड मेरा ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या है, एनोड है, बोलो। यस मैम। तो एनोड पे मेरा ऑक्सीडेशन Yes, हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन मेरा कैसा होगा, जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन में तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। कोई भी नहीं लिखेगा, सुन लो एक बार, तुम्हारे ये नोट्स पहुंच जाएंगे तुम्हारे ग्रुप में, आराम से लिख लेना, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो 20-25 मिनट की वर्किंग है, आराम से सुन लो, ठीक है। 7:45 ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ना बच्चों को पता है क्या डाउट रहता है, मैम ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आपने राइट हैंड साइड लिखे, मैम लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखे। ध्यान रखना, जो आपका जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर +2 का चार्ज है, तभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि -2 का हो गया ना न्यूट्रलाइज, हाँ या ना, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस। और अब क्या होगा, यानी कि मेरा बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपकी जिंक की रोड है ये हमें क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या, कि मुझे सॉल्यूशन में क्या मिलेंगे, जिंक 2+ आयंस मिलेंगे, यस और नो, यस और नो। Yes, ma'am. यस सर। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरी रोड है वो नेगेटिवली चार्ज होगी। क्या मैं यही बता रही थी तुम्हें, नेगेटिव पोलैरिटी की होगी, यस और नो। यस तो मैम। अब क्या होंगे, Yes, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी की है, तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, यहाँ से निकल के जाएंगे। ये कंडक्टिंग वायर है, देख रहे हो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे निकल के जाएंगे। अब निकल के कहाँ जाएंगे मेरा बेटा, कॉपर की रोड के पास जाएंगे, यस और नो। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो जो कॉपर 2+ है वो क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो क्या कर लेगा, वो गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो क्या करेंगे, कॉपर 2+ जो है वो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर लेगा, कॉपर बना लेगा। यानी कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन में पहले कॉपर 2+ और सल्फेट आयंस थे, ध्यान से सुन लो, अब कॉपर 2+ तो खत्म हो रहा है, बिकॉज वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रोड मोटी होती जा रही है, बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. अब ये रोड मेरी पतली होती जा रही है, इसको ऐसे दिखा दो, तुम्हारी बुक्स में दिखा भी रखा है। यानी कि अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, तो मेरा कॉपर 2+, जो कॉपर 2+ आयंस है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। तो मेरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सल्फेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ मेरे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड। बहुत ही बढ़िया। और आपको पता है फिजिक्स में पढ़ते हो, जो जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है करंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यस और नो। यस मैम। तो जो फ्लो ऑफ करंट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा मेरा बेटा, वो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, कैथोड टू एनोड। ये शुभम, इतनी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा, अभी तो मैंने सोल्ड ब्रिज का कुछ बताया ही नहीं, ठीक है, धीरे धीरे चलो, इट वुड बी गुड फॉर यू, राइट। यानी कि आप एक चीज समझ रहे हो कि रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड टेंडेंसी रखेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, और दूसरे वाला टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, गेन कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मान लो जैसे जिंक है, सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, रोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो देखो ना इस तरीके से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, राइट। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जो करंट सप्लाई कर रही है बैटरी,
ठीक है जी। तो इस तरीके से काम चल रहा है, मस्त काम चल रहा है, रिएक्शन हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसा प्रोसेस है जो भी मैंने बताया है तुम्हें, वो कुछ टाइम तक चलेगा, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है मैम? ध्यान से सुनिएगा जो मैं यहाँ पे बात बोल रही हूँ। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या कहा, जो जिंक है वो सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस दे रहा है, यानी कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? तो अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, और तुम्हें पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहा है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पहले सुन लो प्लीज सुन लो, उसको अट्रैक्ट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और मान लो आपका इलेक्ट्रॉन निकल भी गया, तो जैसे यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रखा है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव को धक्का मारेगा, भाई तू कहाँ से आ गया। तो एक तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं दे रहा इस साइड से, अगर चला भी गया तो दूसरी तरफ से भाई धक्का खा लेगा। यानी कि सॉल्यूशन में देख रहे हो, एक साइड पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है और एक साइड नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं होगा, और एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अरे बोलने दो, बहुत ज्यादा आता है तो क्लास नहीं है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और तुम्हारा सेल जो है वो काम करना बंद कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि दिक्कत क्या हो रही है, आई रिपीट, दिक्कत क्या हो रही है कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, राइट हैंड साइड मेरा नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक्यूमुलेशन जो हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, जिसकी वजह से मेरा करंट फ्लो एक टाइम पे फ्लो करना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, और सेल हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, और जो वोल्टेज है वो क्या आ जाएगी, ड्रॉप्स टू 0 आ जाएगी। तो तुम्हारा वहां पे वहीं पे काम तमाम हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। यानी कि दिक्कत समझ में आ गई तुम्हें, क्या दिक्कत हो रही है, जो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, राइट और नो? बताओ। यस मैम। यस मैम। अब इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं मेरा बेटा, सॉल्ट। सोल्ट ब्रिज। जो ये चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो गया है ना ऑन द बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं मेरा बेटा, सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब सोल्ट ब्रिज होता क्या है, सोल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्या क्या बताया। अभी मैंने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप इसको एलोन से भी याद रख सकते हो अगर तुम्हें ध्यान रखना है तो। एलोन बोले तो ए बोले तो एनोड, एल बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट, ओ बोले तो ऑक्सीडेशन, और एन बोले तो नेगेटिव, और ई बोले तो इलेक्ट्रोड, है ना। इससे ये तुम थोड़ा ध्यान रख सकते हो। अब तुमने जो जैसी ट्रिक से देखो कर रखा है तो कर लो, लोन से भी करते हैं, मैं लोन से याद कराती हूँ, तो तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो, तुम लोगों को ज्यादा ही पता है कुछ, है ना। तो एलोन से आप याद रख सकते हो, एनोड लेफ्ट हैंड साइड, ऑक्सीडेशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है मेरा बेटा, एनोड से कैथोड। करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कैथोड। कुछ टाइम तक बहुत बढ़िया तरीके से काम चलेगा, लेकिन हमें पता है सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, अगर चला भी गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आपका एक टाइम बाद काम करना सेल बंद कर देगा। प्रिंस क्या कह रहे हो? मैम ये तो +1 में है, कहाँ पे है मेरा बेटा +1? अच्छा 11th में कह रहे हो। ई मतलब है इलेक्ट्रोड,
यस 11th में भी एक पोर्शन में आता है, बट इसको हम जो डिटेल में पढ़ते हैं वो 12th में पढ़ते हैं मेरा बेटा, ठीक है। एन मतलब नेगेटिव, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, लिख लो फिर कहोगे तो भूल गए। एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ए मतलब आपका एनोड। ठीक है, हाँ गुंजन। मैम जैसे आपने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और आरएचएस में नेगेटिव, तो मैम इससे कैसे इफेक्ट पड़ेगा इस प्रोसेस पे? यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से मेरा बेटा। वही मैम, आवाज ब्रेक हो रही है बार बार ही, यहाँ पे हाँ, नेटवर्क तो प्रॉब्लम है। हाँ तो वही तो ना, अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा उस वजह से। तो बेटा जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के जा रहे हैं वो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, अगर चला भी गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ रहे हो? तो जो पूरा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद रुक जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम चाहते हैं कि हमारा जो है कंटिन्यूसली करंट सप्लाई होता रहे, तो हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं, सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अब सोल्ट ब्रिज क्या होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सब मैं डिस्कस करूँ। ठीक है जी, बोलो जी, हो गया, समझ गए? एनोडिक कंपार्टमेंट में लिख लो, लिख लो, फिर तुम कहोगे कि मैम लिखवाया नहीं। चलो चलो आओ जल्दी लिखो, लिखो। इन केमिकल रिएक्शन हो रही है ना बेटा, जो आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है। इन एनोडिक कंपार्टमेंट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, लिखो इसको। एंड इन कैथोडिक कंपार्टमेंट, समझ गए ना, कैथोडिक कंपार्टमेंट मतलब कैथोड वाली साइड, नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। देखो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा मेरा बेटा, वोल्टेज ड्रॉप्स टू 0, ठीक है। टू अवॉइड दिस सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड, ठीक है जी। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो आओ जी, अब ये तुम्हें नोट्स में ही मिल जाएगा, तुम पहले सुन लो, इसको समझना बहुत जरूरी है बजाय कि लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई का एक ही क्वेश्चन बना हुआ है आज वाले टॉपिक से, वो है तुम्हारा फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज से, राइट। तो पहले तो देखो सोल्ट ब्रिज होता क्या, कोई भी नहीं लिखेगा, ये सब तुम्हें लिख लेना आराम से, शांति से, पहले सुन लेना। तो सोल्ट ब्रिज बेसिकली तुम्हारा यू इन्वर्टेड शेप होता है, जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पोरस प्लग होता है, ठीक है। यहाँ से बेसिकली आयंस जो है निकल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये यू शेप आपका ट्यूब होता है, जिसको आप सोल्ट ब्रिज बोल रहे हो, उसके अंदर होता क्या है, देखो जेल होती है, ठीक है। अगर बेसिकली सोल्यूशन होता है, अगर सोल्यूशन आपको पता है ना, बिल्कुल ऐसा सेमी सॉलिड टाइप का है ना, विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो। इनर्ट का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जो रिएक्ट ना करे। गेटिंग माय पॉइंट? अब हमें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयंस भेजने होंगे सॉल्यूशन में, तो हमें ऐसा कुछ भेजना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, आपस में रिएक्ट ना कर जाए जो सॉल्यूशन में आयंस है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा। अब कौन कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl ले लो, अमोनियम नाइट्रेट ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, तो ये 3-4 बहुत कॉमन यूज होते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है, इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल टू कंप्लीट द सर्किट। तो जो हमारा काम पहले खराब हो रहा था, क्या हो रहा था, हमारा एक्यूमुलेशन होने की वजह से सही से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, तो अब ये क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, ताकि हमारा जो फ्लो है वो चलता जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब मैम ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लो।
ये थोड़ा सा समझ लो, किसी बुक में नहीं, मतलब लाइक एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ये समझ लो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। देखो अगर मेरा बेटा, मेरे पास सॉल्यूशन है, मान लो लेट से मेरे पास यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और मैंने दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले लिया है ना, और यहाँ पे मेरी क्या है, पोरस मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन का मतलब समझ गए, यहाँ से आयंस की मूवमेंट हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको पता है आयंस का मूवमेंट होगा इस साइड और इस साइड, यस और नो, अगर मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ले लेती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो देख रहे हो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? दो लिक्विड के जंक्शन में क्रिएट हुआ। इसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, राइट। तो इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि ये चीज हमारी ना हो, हम क्या करते हैं, दो सॉल्यूशन को सेपरेट बीकर में रखते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं बाया सोल्ट ब्रिज। दैट इज व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या कर देता है, खत्म कर देता है, या यू कैन से मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जो भी मैंने बताया है क्या होता है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। एक बार और रिपीट कर दोगे? मैं बोल रही हूँ मेरा बेटा, जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जंक्शन पे जो ये दो लिक्विड का जंक्शन है ये वाला, यहाँ पे आपका पोटेंशियल अगर क्रिएट हो जाता है तो उसकी अलग से रीडिंग आती है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए होती है, जो कि मैं कल पढ़ाऊंगी ईएमएफ कैसे निकालते हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो हम दो सॉल्यूशन ले रहे हैं मेरा बेटा, वो सेपरेट बीकर में ले रहे हैं और हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं वाया सोल्ट ब्रिज। तो अगर अब तुम सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाली कंडीशन तो नहीं डेवलप होगी ना, यस और नो, राइट। तो ये मतलब है इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये पॉइंट तुम्हारे लिए नया था, ये तुम पढ़ते भी नहीं हो, तुम्हारे बोर्ड्स में भी नहीं आता, ये सिर्फ जेई में पूछा जाता है। दूसरा, ये क्या करता है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा था मेरा बेटा सॉल्यूशन में, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। बेटा 10-15 मिनट और क्लास लूंगी, बैठे रहिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ सकती ना इसको मैं, ठीक है। तो एक बार बताओ, मान लो लेट से मैंने यहाँ पे K+ और KCl का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सोल्ट ब्रिज के अंदर। तो एक बार बताओ, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, Cl नेगेटिव आएगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। और इसको नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, K+ आएगा। K+। हमें क्या ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, दैट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इनर्ट, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट बोले तो मान लो ये जा रहा है ना सॉल्यूशन में, तो पता चले इसके साथ रिएक्ट कर जाए वो, ऐसा हमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं लेना है, समझ में आया? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमें लेना है। दूसरा, हमें इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना है जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो स्पीड होगी, जिसको तुम स्पीड बोल दो, और केमिस्ट्री की टर्म्स में हम उसको आयनिक मोबिलिटी भी बोलते हैं, आयंस की मूवमेंट। गौरव है बेटा, डाउट थोड़ी देर बाद पूछ लेना, 10 मिनट बाद, एक बार मैं समझा, ठीक है। अब जो ये आयंस यहाँ पे निकल रहे हैं, ध्यान रखना आपको, उनकी जो स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। मतलब मान लो अगर Cl नेगेटिव यहाँ से निकल के आ रहा है और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, ऐसा नहीं है ये 1 घंटे बाद 3-4 मिनट बाद जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गर्व ये वाले मैसेज यहाँ पे नहीं होने चाहिए, क्लास में जो भी कर रहे हो आई विल रिमूव यू, राइट। और ऐसा नहीं है K+ जो है 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद ऐसे जा रहा है, नहीं। जिस टाइम बाद Cl नेगेटिव, जिस टाइम पे Cl नेगेटिव आ रहा है सॉल्यूशन में, उस टाइम पे क्या आना चाहिए, K+ आना चाहिए, ताकि चार्ज हमारा बैलेंस होना चाहिए, और चार्ज बैलेंस हो जाए और हमारा करंट क्या करता रहे, फ्लो करता रहे, ठीक है गर्व, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक है। और जो हम ये बेसिकली जो सोल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं ना, वो मिक्स नहीं करता है सॉल्यूशन से, मिक्सिंग नहीं होती है किसी तरीके की, सिर्फ उसका काम है चार्ज को बैलेंस करना, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना और सर्किट को कंप्लीट करना, और मस्त हमारा प्रोसेस क्या है, चलता रहे, हमारा सेल जो है सही तरीके से काम करता रहे,
तो जो ये आपके फोन की बैटरीज होती हैं और बैटरीज होती हैं, उनमें सब में यही वर्किंग चालू होती है, वैसी ही वर्किंग वहां पे होती है। ठीक है जी, ठीक है। अब ये पॉइंट पढ़ के मुझे कंफर्म करो कि हाँ मैम समझ में आ गया। तो लास्ट वाला पॉइंट है, मुझे कंफर्म कीजिए सारे बच्चे, 80 बच्चे जितने बैठे हो, हाँ मैम समझ में आ भी गया। The simultaneous electrical neutrality of the anodic oxidation chamber and the cathodic, लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होना, जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ गए हैं तो देखो समझ में आ जाएगा। इज ड्यू टू सेम मोबिलिटी और वेलोसिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन्होंने लिया हुआ है, टेकन इनटू सोल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो स्पीड होनी चाहिए वो आपकी बराबर होनी चाहिए। मैम एक बार ये मोबिलिटी के बारे में दोबारा समझाना। देखो आयनिक मतलब होता है आयंस, ठीक है, जैसे K+ और NO3 नेगेटिव। मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड, ठीक है, मोबिलिटी का मूवमेंट बोल दो, ठीक है, और जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ मतलब मैम जो आयन सोल्ट ब्रिज में वो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। यस, क्योंकि वही तो करना है ना हमें, जो ये चार्ज इकट्ठा हो रहा है हमारा सॉल्यूशन में, उसको बैलेंस करना है ना मेरा बेटा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है बेटा, इसमें इतना सॉल्यूशन भरा जाता है, ठीक है, कि जो आपका ये काम हो रहा है वो आराम से हो जाता है। ठीक है, वो धीरे धीरे आराम निकल के आता है, लेकिन दोनों का सेम स्पीड से होता है वो काम, तो चलता रहता है। ठीक है, एक टाइम पे तो बैटरी हो जाएगी ना, एक टाइम बाद तो बैटरी हो जाती है ना, पड़ जाती है ना, कहते नहीं हो बैटरी मैम डेड पड़ेगी, फिर चार्ज करते हो उसको दोबारा से। ठीक है मैम हमारे फोन में भी सोल्ट ब्रिज होता है क्या? यस, जो आपकी ये फोन की बैटरी है ना, उसमें यही बिल्कुल ऐसी वर्किंग होती है जो भी मैं समझा रही। ठीक है, चलिए एक बार ये कंफर्म कीजिए मेरा बेटा, ये क्लियर हो गया? एक बार ये 4 पॉइंट्स रीड कीजिए। हाँ मेरा बेटा, अगर आप ये चीज जो हो रही है एक टाइम बाद तो खत्म होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे जिंक की रोड भी तो वो खत्म हो रही है ना, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो एक टाइम बाद तो होगा खत्म प्रोसेस, अब ये थोड़ी ना चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए। पोरस प्लग का मतलब होता है जो यहाँ बेसिकली यहाँ पे जगह होती है निकलने आने की। ठीक है, यहाँ पे आप कोटन लगा देते हो, है ना, जहां से बेसिकली आपका सॉल्यूशन जो है, जो आपने लिया है इलेक्ट्रोलाइट, वो बाहर निकल के आ सके। ठीक है, एक बार ये पढ़ लो। सुमित मैं आ रही हूँ मेरा बेटा, एक बार ये पढ़ लो, बस हो जाएगा फिर ये। प्लीज अपने डाउट्स अभी रखो अपने पास, मैं क्लास के बाद लेती हूँ। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी जल्दी इसको कर लो और कंफर्म करो हाँ मैम हो गया। हम पढ़ लिया। एक बार जल्दी से कर लो। एकता, गौरी, पलक, कृतिका, कुंजन, पूनम, मनीषा, रितिमा, एंजल, प्रिंस, साहिल, श्रुति, सुनिधि। ठीक है, तो ये वही है जो मैंने बताया। ठीक है, अगर सोल्ट ब्रिज तुम हटा दोगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा मिक्सिंग नहीं होती है, किससे बना होता है वो बता दे, इसमें क्या क्या तुम जो है फिल कर सकते हो, मिक्सिंग नहीं होती है सोल्यूशन की, राइट, ये भी मैंने बता दिया है। जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करते हो सोल्ट ब्रिज में, वो इस तरीके से करते हो क्या, कि जो स्पीड होनी चाहिए कैटायन की वो इक्वल होनी चाहिए एनायन की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर तुम भूल लो, मतलब नहीं करने की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है तुम्हारे काम का ये नहीं है, बस ये ध्यान रखो स्पीड बोल दो या आयनिक मोबिलिटी बोल दो, वो कैटायन और एनायन के ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद KCl इज जनरली प्रेफर्ड। देखो वो कह रहे हैं कि वैसे तो आप काफी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हो, KCl जनरली प्रेफर करते हो। जो लैब में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस्ड, तुम्हारे 12th में तो नहीं है, आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स में होते हैं, तो वहां पे जनरली हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो अपना KCl ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं अगर तुमने मान लो इलेक्ट्रोड सिल्वर की इलेक्ट्रोड यूज कर ली, या मरकरी की इलेक्ट्रोड यूज कर ली, या लेड की कर ली, है ना, या थैलियम की कर ली, अगर तुमने ये वाली इलेक्ट्रोड यूज कर ली और उस टाइम पे तुमने KCl ले लिया सोल्ट ब्रिज में, तो गड़बड़बाजी हो जाएगी। तो KCl को तुम वहां पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि जैसे ही पोटेशियम प्लस और क्लोराइड आयन सॉल्यूशन में जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेगा। Cl नेगेटिव Ag प्लस के साथ मिलके AgCl, पता है ना, सुना होगा तुमने, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। बेटा जिसके डाउट अपने पास रखो, ठीक है, मैं क्लास के बाद लूंगी। मर्क्यूरी क्लोराइड, लेड क्लोराइड, तो इनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और जब प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, विच विल प्रिवेंट द माइग्रेशन ऑफ आयंस एंड इट्स फंक्शनिंग विल स्टॉप। यानी कि अगर तुमने इनमें से कोई इलेक्ट्रोड ली, स्पेशली इन चारों के नाम बता रही हूं मैं क्योंकि यही पेपर में पूछे जाते हैं, तो उस टाइम पे KCl, अरे भाई तुम लोग सुन लो ना जो मैं बता रही हूँ, आउट ऑफ द, पता नहीं फ्रॉम नोवेयर क्या क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो, समझ ही नहीं आ रही। मैं बता कुछ और रही हूँ, पूछ कुछ और रहे हो, पता नहीं क्या ही कर रहे हो। ट्यूब होती है बेटा, ऐसे लगता है प्लास्टिक से, हालांकि प्लास्टिक होती नहीं है, ऐसे बिल्कुल हल्की सी ट्यूब होती है, उसके अंदर सॉल्यूशन भरा जाता है, ठीक है। यस, तो अगर तुम ये इलेक्ट्रोड ले रहे हो तो वहां पे KCl जो है यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रेसिपिटेट वहां पे बन जाते हैं, ठीक है जी। ये सब लिख लिया तुमने, मतलब लिख लेना अगर नहीं लिखा है तो, ठीक है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो, और फिर जिसको डाउट है वो रुक जाना, और जिसको नहीं है वो फिर चले जाना। बल्कि मेरे को एक बार फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ जेई में आएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा जेई के क्वेश्चन बने नहीं हुए, तो मुझे ये करवाने तो है। Which of the following statement is wrong about galvanic? मैम ऑप्शन सी। कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, हाँ मैम। एनोड नेगेटिव चार्ज होता है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, दिस इज रॉन्ग। ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड पे, ये ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एनोड टू कैथोड, आपसे गलत पूछा था। इस टाइप के क्वेश्चन जेई में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज? मैम डी ऑप्शन। ऑल ऑफ दिस। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। डी कंप्लीट करता है सर्किट को, मैम, कंप्लीट option D। करता है, मैम डी। समझ आ गया, कंप्लीट करता है, ठीक है, क्योंकि वो जो एक्यूमुलेशन हो रहा था चार्ज वाला वो खत्म करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल मिनिमाइज करता है। सो आंसर इज डी। ये वाला बताओ। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी। अगर आप इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो यू कैन नॉट यूज KCl एज अ इलेक्ट्रोड। बेटा माइक म्यूट करिए, बेटा माइक म्यूट रखो, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि फिर ज्यादा ये हो जाएगा। कल मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी? कल मैं आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल बताऊंगी। हालांकि आज की DPP में तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड भी सवाल मिलेंगे, लेकिन वो तुम मत करना, जिसको आते होंगे वो कर लेना, बट अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो अराउंड 4-5 तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे आज करने के लिए। तो अपना जो तुम्हारा एक्स्ट्रा टाइम बचेगा वो तुम मोल कॉन्सेप्ट की DPP को सॉल्व करने में लगाओगे। गुंजन आ रही हूँ मेरा बेटा, पलक, ठीक है मेरा बेटा, तो उसमें लगाओगे। कल मैं आगे बढ़ूंगी इस चैप्टर में, जहां पे मैं तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगी, क्योंकि वो सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता होगा तभी आगे तुम कैथोड और एनोड की रिएक्शंस लिख पाओगे और आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीजें आगे डिस्कस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। नोट्स और DPP मैं आपके ग्रुप